क्या एक फिल्म एक देश को दो धड़ों में बांट सकती है? केरला स्टोरी, सत्य घटनाओं से प्रेरणा प्राप्त ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसे एक धड़ा कोरा झूठ बता रहा है। Chief Minister Pinarayi Vijayan has called the film the Sangh Parivar's agenda. और दूसरा धड़ा इस फिल्म को 16 आने सच बता रहा है। परंतु केरला की पीड़ित महिलाएं क्या कह रही हैं? I started to believe that none of the ideologies except Islam is right. Succeeded in depicting what is the brainwashing system existing all over the world. फिल्म में दिखाया गया कन्वर्जन, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न या फिर इस्लामिक स्टेट जैसी संस्थाओं में शामिल होना, पर इन घटनाओं पर बात नहीं हो रही। बात किस पर हो रही है? मात्र एक नंबर पर, जो फिल्म में दिखाया तक नहीं गया, केवल आरंभ में ट्रेलर का पार्ट था। नेशनल सिक्योरिटी का इतना बड़ा मुद्दा, पर वो डिस्कस ही नहीं हो रहा, मात्र एक नंबर डिस्कस हो रहा। लेके जो बहस छिड़ी थी वो बहस और आजकल कोई नहीं कर रहा है। फिल्म के निर्माताओं को धमकियां मिल रही हैं। फिल्म में दिखाई गई और केरल में घटित सत्य घटनाएं मनुष्य का हृदय विचलित करती हैं, परंतु क्या ये घटनाएं केवल भारत में हुई हैं? Thousands of girls have fallen prey to what's being called grooming gangs. इंग्लैंड का रॉथरहम शहर, एक छोटे शहर की 1400 लड़कियों के साथ केवल एक समुदाय के लोगों ने जो किया, और इस घटना पर वहां की सरकारों का एक्शन, ये दोनों ही घटनाएं आपको केरल में हुई घटनाओं के बारे में सोचने के लिए विवश कर देंगे। क्या है केरला स्टोरी का सत्य? रोथरहाम में क्या हुआ था? कैसे दोनों घटनाएं एक दूसरे से मिलती हैं? क्या ये केवल दो शहरों की समस्या है या पूरे विश्व की? और कैसे केरल में जो घटा वो विश्व के लिए एक उदाहरण होना चाहिए? आज देखेंगे द रेड फाइल्स के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केरला स्टोरी, फिल्म जिस पर उपद्रव मचा हुआ है, जिसे सत्य घटनाओं पर बताया जा रहा है। क्या घटनाएं बताई गई हैं इस फिल्म में? एक ऑर्गेनाइज समूह में सम्मिलित लोग, जिसमें छात्र से लेकर मौलवी तक और आतंकवादी तक सब होते हैं, वो दूसरे धर्म की लड़कियों का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें छल से ड्रग देते हैं, उनका धर्मांतरण करते हैं। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो उनका सामूहिक यौन शोषण किया जाता है और मार दिया जाता है, और यदि ऐसा हो पाता है तो उन्हें आगे ब्रेन वॉश किया जाता है आईसिस में शामिल होने के लिए। केरल का सत्य क्या है, इस पर अनेक लोग बोल चुके हैं, जिसे आगे देखेंगे। परंतु क्या जो केरल स्टोरी में हुआ वो विश्व में कहीं और भी हुआ है? मानचित्र पर दिख रहे इस छोटे से नगर का नाम है रोथरहाम। यूके के मध्य में पड़ता है। 1,09,000 की जनसंख्या, 55,000 के लगभग महिलाएं, लगभग 12% अश्वेत समुदाय के लोग और 3% पाकिस्तानी मूल के लोग यहां पर रहते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार। क्या हुआ था इस कस्बे में? कुछ भयानक, जिसका आरंभ होता है 1990 के आरंभ में, जब कुछ चाइल्ड केयर ग्रुप कंप्लेन करते हैं पुलिस से कि पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स चाइल्ड केयर होम पर आते हैं और लड़कियों को ले जाते हैं। पुलिस कहती है कि सब बकवास है, उनका समय व्यर्थ मत करो। अब 1997 में आता है। रोथरहाम में रिस्की बिजनेस नाम से एक यूथ क्लब खुल जाता है। 11 से 25 वर्ष की लड़कियों के इश्यूज पर काम करता है ये ग्रुप। इस ग्रुप में काम करने वाली अधिकांश महिलाएं वाइट थी। 1999 में जेन सीनियर इस ग्रुप की कोऑर्डिनेटर बनती हैं और ये ग्रुप इस पूरे कांड पर इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर देता है, क्योंकि पहले रिस्की बिजनेस वालों के पास शेफील्ड की रेड लाइट एरिया की अधिकांश लड़कियां आती थी अपनी शिकायतें लेकर। अचानक से रोथरहाम से नॉर्मल लड़कियां आने लगी। कैसे केसेस थे? 10-10 साल की लड़कियों को उनकी आयु के लड़के फंसाते थे और फिर उन्हें बड़ी उम्र के लोगों को दे देते थे जो उनका यौन शोषण करते थे। इन बच्चों को नशा दिया जाता था और उनका कर्ज चुकाने के लिए उन्हें सेक्स के लिए बेच दिया जाता था। इन लड़कियों की प्राइवेट डिटेल्स ये लोग अपने पास रखते थे। यदि कोई लड़की इस कीचड़ से निकलना चाहे तो उसे धमकाया जाता था। उनकी मां बहन के यौन शोषण की धमकी दी जाती थी। घर के कांच तोड़ तोड़ कर डराया जाता था। कुछ उदाहरण देखते हैं। एक लड़की थी जिसका 13 वर्ष से 15 वर्ष की आयु तक लगातार यौन शोषण किया गया। उसे डर था कि उसकी मां अगली शिकार हो जाएगी। एक 15 साल की लड़की को अपनी हत्या का डर था। लड़कियों को पेट्रोल में भिगो भिगो कर मृत्यु का डर दिखाया जाता था। एक लड़की ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है पर नहीं जानती कि बच्चे का फादर कौन है। उसे हथौड़ियों से मारा गया। एक लड़की से 10 सिगरेट के बदले ओरल सेक्स किया गया। रिस्की बिजनेस वालों के पास इन सारे केसेस की इतनी इंफॉर्मेशन होगी जिसे फिर आगे पुलिस को दिया गया, पर पुलिस ने इसे कवर अप कर दिया। रिस्की बिजनेस को उपद्रव क्रिएट करने वाला मान लिया गया और 2011 में इसे बंद कर दिया गया। कितने बच्चों के साथ हुई थी ये हरकतें? 1400 से अधिक। कैसे हुई थी? एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट के द्वारा। किन लोगों का था यह रैकेट? 46 लोगों को 2019 तक इन केसेस में दंड मिला है। स्क्रीन पर आप इन लोगों के नाम पढ़ सकते हैं। हर नाम दिखाता है कि अपराध करने वाला इस्लामिक बिलीफ सिस्टम से था और इनमें से अधिकांश
पाकिस्तानी मूल के थे। इन क्राइम्स के पीछे का मोटिवेशन क्या था? इंडिपेंडेंट में छपी इस रिपोर्ट में एक पीड़िता का साक्षात्कार छपता है। वो बताती है कि कैसे 100 से अधिक बार उसका यौन शोषण किया गया, जिसका कारण उसने बताया नॉन मुस्लिम होना, वर्जिन ना होना, मॉडेस्ट कपड़े ना पहनना। क्या ये थॉट प्रोसेस किसी जिहादी ग्रुप की सोच से भिन्न है? इन 1400 केसेस में से 20 से 30 केस मुस्लिम लड़कियों के साथ भी हुए। अपराधियों ने शायद माना था कि ये मुस्लिम लड़कियां भी सही इस्लाम को नहीं मान रही हैं। अचंभित करने वाली बात यह कि पुलिस ने इन पाकिस्तानी मूल के पशुओं की एथनिसिटी को रिपोर्ट करने से ही मना कर दिया। ये ग्रूमर्स एक शहर में सैकड़ों की संख्या में थे, जिनमें से 46 को अभी तक जेल हुई है। रिस्की बिजनेस की एक रिसर्चर ने इस मुद्दे पर काम किया। 270 विक्टिम्स की एक रिपोर्ट बनाई गई उसके द्वारा, और रिपोर्ट में अपराध करने वालों का रिलीजन बताया गया। इस रिपोर्ट को पब्लिश होने से ही रोक दिया गया। इस रिसर्चर को सैक करने का प्रयास किया जाता है उसके बाद, और आगे उसे धमकी दी जाती है कि अपराधियों की एथनिक आइडेंटिटी को आगे कभी मेंशन ना करे। और ऐसा रिपीटेडली किया गया। क्यों? पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए, ताकि ब्रिटेन की मल्टी कल्चरल इमेज को धक्का ना लगे। वोट बैंक पॉलिटिक्स केवल भारत में ही नहीं होती। 2010 में रोथरहाम सेफगार्डिंग चिल्ड्रन बोर्ड का डॉक्यूमेंट सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि रिलीजियस एथनिक चीजें आपसी सौहार्द को बिगाड़ सकती हैं, तो रिपोर्ट को बनाने में इसका ध्यान रखा जाएगा। आज ऋषि सुनाक इसी पॉलिटिकल करेक्टनेस को कोस रहे हैं। मीडिया में इन ग्रूमिंग गैंग्स को साउथ एशियन गैंग्स कहा गया, जिसका हिंदू और सिख ग्रुप्स ने विरोध किया, क्योंकि ये सब ग्रूमिंग गैंग्स के लोग जो थे वो पाकिस्तानी मूल के थे। एक शहर, 1400 लड़कियों का यौन शोषण, सभी अपराधी पाकिस्तानी मूल के, सभी का एक ही रिलीजन, छोटी बच्चियों को ड्रग देना, प्रोस्टिट्यूशन करवाना, प्रेग्नेंट करना। क्या ये केवल एक शहर का दृश्य था? वो आगे देखते हैं। सत्य से दूरी किसी भी राष्ट्र की आत्मा को मार सकती है। रोथरहाम केवल सबसे बड़ा उदाहरण था। इस रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड का हर नगर इस व्याधि से पीड़ित था, और यह व्याधि अभी समाप्त नहीं हुई है। 2019 की इस रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड में 19,000 लड़कियां केवल 2019 में ग्रूमिंग गैंग्स की चपेट में आई। When I was still 14, Andrea took me to the promenade in the town where we met the Pakistani kebab house workers, and then 5 or 6 of them gang me. जानकारों के अनुसार एक वर्ष में 19,000 विक्टिम्स का आंकड़ा भी झूठा है। सत्य आंकड़ा कहीं और बड़ा है। जीबी न्यूज की इस वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड में 50 से अधिक शहर ग्रूमिंग गैंग्स की चपेट में आ चुके हैं। And so in the documentary in February we uncovered up to 50 different towns and cities where we believe that these grooming gangs have credible reports of them going on. But the National Crime Agency has only been to one. यदि सरकारी एजेंसीज और न्यूज चैनल से हटकर एक ग्रूमिंग गैंग झेल चुकी महिला को सुने तो ये संख्या 5 लाख तक पहुंचती है। ये आंकड़ा सत्य है या नहीं कोई नहीं जानता, परंतु यूके में ग्रूमिंग जिहाद को एपिडेमिक ऑलरेडी कहा जा चुका है, क्योंकि ये वायरस की तरह फैल रहा है। यदि ग्रूमिंग गैंग्स प्लान्ड ऑपरेशंस थे तो 2015-16 की न्यू ईयर रात्रि को जर्मनी के कोलोन में क्या हुआ था, जब 1200 लड़कियों को एक स्थान पर यौन हिंसा का शिकार बनाया गया। शिकारी उत्तरी अफ्रीका या अरब संसार से आने वाले बताए गए थे। There were, I don't know, a group of 20 or 30 men that just surrounded us. They were pushing and pulling at our clothes, and then just men got on the left side, on the right side. They touched us everywhere they could, but they really tried hard. They tried to open our clothes and so on. न्यूयॉर्क में स्थित गेटस्टोन इंस्टीट्यूट ने 2016 के केवल पहले 2 महीनों में हुए यौन शोषण की एक लिस्ट बनाई। परिणाम चौंकाने वाला था। केवल 2 महीने में ही 160 यौन शोषण के केसेस थे जो पब्लिक प्लेसेस में हुए थे। Best friends Lindsay and Natalie tonight speaking on camera for the first time. Lindsay was 15 when she was abused by Arshid Ash Hussain. Arshid's brother Banaras Bono Hussain raped Natalie when she was just 13. जर्मन पुलिस ने भी वही किया। सत्य बोलने के स्थान पर इन्हें सदन या पीपल विद डार्क स्किन जैसे शब्दों का प्रयोग किया, पर ये ग्रूमिंग गैंग्स नहीं थे, ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे जैसे इंग्लैंड के केस में था। और जब जर्मनी में इन अटैक्स को मैप पर जमाया गया तो लगभग पूरा जर्मनी इन केसेस से भर गया था। स्वीडन का भी यही हश्र हुआ। जिस देश की आबादी 1 करोड़ से कम थी, वहां 2015 में 1.5 लाख से अधिक माइग्रेंट्स आए। 2016 में स्वीडन में पुलिस को महिलाओं को अकेले बाहर न जाने के सुझाव देते पाया गया। कारण वही था,
परंतु ये केवल एक दो देशों का प्रश्न नहीं, संपूर्ण यूरोप इससे प्रभावित था। यूरोप के देशों की एक संयुक्त पार्लियामेंट है जिसे यूरोपियन पार्लियामेंट कहते हैं। वहां प्रश्न पूछा गया कि पूरे यूरोप में महिलाओं पर यौन हिंसा के केसेस की आंधी क्यों आ गई है। यह आधिकारिक प्रश्न है। ग्रूमिंग गैंग्स हो या भारत के लव जिहाद केसेस, प्रश्न छोड़ते हैं सरकारों पर। क्या केरल में जो हुआ वह यूरोप के ग्रूमिंग जिहाद जैसा ही कुछ था? वो आगे देखते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स वैश्विक हैं। पूरे यूरोप में, खासकर यूके में ग्रूमिंग गैंग्स ने अनेकों लड़कियों को अपना शिकार बनाया। एक ग्रूमिंग गैंग सर्वाइवर ने यह कहा कि 5 लाख लड़कियों को केवल इंग्लैंड में शिकार बनाया जा चुका है ग्रूमिंग गैंग्स के द्वारा। इस आंकड़े का सत्य मुझे नहीं पता, परंतु क्लेम यदि 10% भी सत्य है तो यह भयानक है। परंतु क्या ग्रूमिंग गैंग्स और केरला स्टोरी में कुछ समानता है? इसके लिए केरला स्टोरी को जानना पड़ेगा। 1994 में केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट नाम की एक संस्था बनती है जो 2006 में KFD नाम की एक संस्था के साथ मर्जर कर लेती है और तब जन्म होता है PFI का, जो अपने आप को ग्रो करना आरंभ कर देती है। इस PFI नाम की संस्था का मेन काम होता है लोगों को कन्वर्ट करना और उनको आईसिस में भेजना। ये NI की रिपोर्ट में मेंशन है। 2006 से 2009 तक PFI अपना ऑपरेशन चलाती है, पर उसी टाइम एक बवाल हो जाता है। केरला की कैथोलिक बिशप काउंसिल, एक क्रिश्चियन संस्था, यह आरोप लगाती है कि PFI 4500 क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट कर चुकी है अभी तक। 2009 में ही PFI पर पहला केस होता है कोर्ट में, जिसमें एक हिंदू लड़की और एक क्रिश्चियन लड़की शामिल होती है और इसी केस से जन्म होता है लव जिहाद शब्द का। इस केस को समझकर आप केरला स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं। शहनशाह और सिराजुद्दीन नाम के 2 लड़के होते हैं। 2 लड़कियों से इनका अफेयर होता है, एक हिंदू थी, एक क्रिश्चियन। हिंदू लड़की अपने कॉलेज के सीनियर शहनशाह के साथ फोन पर बात करते करते उसके प्यार में पड़ जाती है। अब शहनशाह हिंदू लड़की को समझाता है कि हिंदू धर्म में कितनी कमियां हैं, उसे इस्लाम में कन्वर्ट होकर सच्चे रास्ते पर आना चाहिए। शहनशाह की मां ने भी हिंदू लड़की को कन्वर्ट करने के लिए कहा और उसको नमाज पढ़ना भी सिखाया। शहनशाह ने अंत में कह दिया कि अगर कन्वर्ट नहीं हुई तो रिलेशन का अंत करना पड़ेगा, और लड़की परेशान हो जाती है। और उसके बाद PFI और उसकी विमेन विंग पिक्चर में आ जाती है। इसी बीच क्रिश्चियन लड़की को भी धर्म बदलने के लिए कहा जाता है और दोनों लड़कियों को केरल के पोन्नानी में ले जाया जाता है, जहां PFI ने दोनों को कन्विंस कर लिया धर्म कन्वर्ट करने के लिए। और इसके बाद ये लड़कियां अपना घर छोड़ देती हैं, पोन्नानी में आ जाती हैं, जहां से इन्हें एर्नाकुलम ले जाया जाता है और पूरे रास्ते आईसिस के वीडियो दिखाए जाते हैं। अब PFI के विमेन विंग इन लड़कियों को अपने घर कन्वर्जन की बात बताने के लिए कहती है और ये लड़कियां बता भी देती हैं। PFI इन लड़कियों की शादी दोनों लड़कों से करा देती है और लड़कियों के माँ बाप कोर्ट पहुंच जाते हैं। लड़कियों को कहा जाता है कि PFI का नाम मत लेना, पर ये ले लेती हैं। पर इसके साथ में कुछ और भी होता है। 2010 में PFI एक क्रिश्चियन प्रोफेसर का हाथ काट देती है। बवाल हो जाता है। PFI के ऑफिस में छापा पड़ता है इसके बाद, जहां ISI के लिंक्स, कन्वर्जन के वीडियोस, बंदूकें, अलकायदा का मटेरियल और 77 बैंक अकाउंट्स मिलते हैं जिनका लिंक आईसिस के साथ होता है। इसके जस्ट बाद केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री का बयान आता है कि केरल को इस्लामिक देश बनाने की तैयारी कर रहा है PFI अगले 20 सालों में। इसी बीच आईसिस PFI के बचाव में आर्टिकल छापता मिलता है अपनी वेबसाइट पर। 2016 में केरला के पुलिस चीफ को इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट मिलती है कि केरला के मल्लपुरम और कोझिकोड में 5000 से अधिक लड़कियों को PFI कन्वर्ट कर चुका है। PFI कैसे लड़कियों को कन्वर्ट कर रहा था ये मैंने आपको केस के थ्रू बताया ही है, तो आप इसका निष्कर्ष खुद निकाल लीजिए कि ये कन्वर्जन थे या फोर्स कन्वर्जन या ब्रेन वॉशिंग। 2016 में 60 लोगों का एक ग्रुप आईसिस ज्वाइन करने के लिए जाता है अफगानिस्तान के रास्ते, जिसमें 26 मेल थे, 13 फीमेल थी और 21 बच्चे थे, जिसमें कई कन्वर्टेड लड़कियां थी। उनमें से एक होती है सोनिया सेबेस्टियन, जिसके ऊपर केरला स्टोरी में अदा शर्मा के रोल का अफगानिस्तान वाला हिस्सा जो है वो प्रतीत होता है। ये जितने भी इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये रियल लाइफ इवेंट्स हैं केरल के भीतर से कन्वर्जन के या आईसिस ज्वाइन करने के। नंबर्स बहुत बड़े हैं। ये केरल की कहानी है। इस कहानी में और यूरोप की कहानी में क्या समानता है वो आगे देखते हैं। केरल हो या रॉथरहम या कोई अन्य स्थान, दोनों घटनाओं में रिलीजन को बेस बनाया गया। PFI जहां 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा था, वहीं रॉथरहम की घटनाएं भी इंग्लैंड के राजनेता अब रेशली मोटिवेटेड कहने लगे हैं। It's not just what's happening to vulnerable children, but by whom. That's the focus for the Prime Minister today. White English girls, sometimes in care, sometimes who are in challenging circumstances, being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men. दोनों स्थानों पर मॉडस ऑपरेंडी वही थी। केरल में भी महिलाओं को नशीली चीजें दी गई, यौन शोषण किया गया और उन्हें प्रेग्नेंट किया गया।
यही सब कुछ रॉथरहैम की लड़कियों के साथ भी हुआ। नशा, सिगरेट, शराब, गिफ्ट, ये सब कुछ दे देकर यौन शोषण और फिर प्रेग्नेंट। November 1, 2018. Bitten, dragged by legs, burned, choked, neck lock fight. At one point, he laid me down in front so I couldn't get up. Covered my mouth aggressively. I can't write anymore, too fresh. These are the words of Anna, one of the 19,000 victims of the grooming gangs. केरल में हुई घटनाओं को पॉलिटिशियंस ने और मीडिया ने तब तक झुटलाया जब तक पानी सर के ऊपर नहीं आ गया। आज भी लव जिहाद के केसेस को झुटलाया जाता है। इसी प्रकार रॉथरहैम की घटनाओं को आरंभ में सरकार, पुलिस प्रशासन सब ने झुटलाया। केरल और रॉथरहैम दोनों ही स्थानों पर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ने काम किया। केरल में जहां पीएफआई का हाथ था, जिसे आईएसआई या अन्य रेडिकल संगठनों ने फंड किया था, वहीं जब ऑक्सफोर्ड के ग्रूमिंग गैंग्स का भांडा फूटा तो पता चला कि ये काम भी ऑर्गेनाइज था, जहां टास्क मिलता था ग्रूमिंग का। केरल में जहां धर्मांतरण और यौन शोषण में पीएफआई और आईसिस से जुड़े लोग थे, वहीं यूके में भी आईसिस रिक्रूट्स को मोबिलाइज महिलाओं पर यौन शोषण करने का अधिकार देने के नाम पर किया गया था। किस विचारधारा के कारण ये लोग इतनी भयानक घटनाओं को धरातल पर उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो आगे देखते हैं। रिलीजन का प्रयोग अफीम की तरह होता है, कुछ सोचने लायक नहीं छोड़ता। रिलीजियस अंधेपन से ही केरल में कांड हुए और इसी अंधेपन से यूरोप की लड़कियों का भी यौन शोषण किया गया। इन घटनाओं को सीधे सीधे झूठा कह देना या ये कह देना कि रिलीजन का प्रयोग नहीं किया जाता इन सब चीजों में, यह अपने आप को धोखा देने जैसा है। केरला स्टोरी झूठी है या सत्य, यूरोप में जो हो रहा है वो झूठ है या सत्य, ये आप लोग तय कीजिए और बताएं हमें कमेंट करके। सपोर्ट करें हमारे कार्य को पेट्रियन के माध्यम से, सब्सक्राइब करें चैनल को। यदि ये रेड फाइल आपको अच्छे लगे तो स्क्रीन पर दिख रही दूसरी रेड फाइल और अच्छी लगेगी, वो भी देखिए। अगले सप्ताह पुनः मिलते हैं एक और विनाशक प्रकरण में।